हेलो दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सौतेली माँ और जादुई गोल्डन लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। किसी गांव में अजीत नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। उसकी बीबी निशा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम प्रतिभा था। प्रतिभा भी अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। एक बार अचानक से प्रतिभा की माँ की मृत्यु हो जाती है। निशा की मृत्यु से प्रतिभा के पिता और प्रतिभा दोनों ही बहुत दुखी थे। प्रतिभा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा अपनी माँ को याद करते हुए रोती थी। इधर निशा को मरे 1 महीना भी नहीं बीता था और अजीत ने मधु नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी मधु को अपने साथ घर ले आया। मधु, ये मेरी बेटी प्रतिभा है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के देखभाल के लिए ही की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस ना होने दो। अजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं इसे एक सगी माँ की तरह ही प्यार दूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। प्रतिभा बेटी, तुम अब अपनी नई माँ के साथ बातें करो। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। इतना कहकर अजीत वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी प्रतिभा भी अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। प्रतिभा की सौतेली माँ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है, प्रतिभा बेटी, मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? बेटा, अब से मैं ही आपकी माँ हूँ। मैं आपको बिल्कुल आपकी सगी माँ की तरह प्यार करूँगी। पर तुम तो मेरी सौतेली माँ हो ना। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है। आप भी मेरे साथ वही करोगी ना? मुझे सब पता है। ये सब आपसे किसने कहा? सभी कहते हैं और मेरे दोस्त भी मुझे बताते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, तुम बहुत ही प्यारी हो। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बुद्धू, तुम सच में बहुत प्यारी हो और मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी सगी माँ हूँ। अब तो तुम मेरे से बात करोगी ना? मतलब? बेटी, आपके पापा ने मुझसे शादी सिर्फ आपकी देखभाल के लिए ही की है। जैसे आपकी माँ आपका देखभाल करती थी वैसे ही तो हुई ना मैं आपकी माँ। और वैसे भी तुम मुझे अपनी ही लगती हो। वो क्यों भला? क्योंकि दिन भर तुम अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। अगर मुझे इतना प्यार करने वाली बेटी मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। आप भी बहुत प्यारी हो माँ। अब से आप ही मेरी माँ हो। पहले ही दिन प्रतिभा और मधु की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाते हैं। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। वो दोनों माँ बेटी पूरा दिन हंसते खेलते, बातें करते, खाते और एक ही साथ सोते भी थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रतिभा और मधु मिलकर घर की सफाई कर रहे थे। तभी प्रतिभा की नजर उसकी सगी माँ के गोल्डन लहंगे पर गई जो अलमारी में रखा हुआ था। प्रतिभा उस लहंगे को निकालकर मधु को देती है और कहती है, माँ, आप ये गोल्डन लहंगा एक बार पहनकर दिखाओ ना। आपको पता है ये मेरी पहली वाली माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही जचता था। आप प्लीज इसे पहनकर दिखाओ ना। प्लीज माँ, ये आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। ये लहंगा तुमने मुझे दिया है, मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी ये लहंगा पहनकर आती हूँ। मधु अपने कमरे में चली गई और जैसे उसने वो लहंगा पहना तो वो गायब हो गई। तभी अजीत वहाँ आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर मधु तुरंत ही दरवाजा खोलने चली गई। लेकिन वो अजीत को भी दिखाई नहीं दे रही थी। कमाल है, ये दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और मधु कहीं नजर नहीं आ रही। मधु, ओ मधु, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ जी, बोलिए, मैं आपके सामने ही हूँ। आप मेरे सामने नहीं हो, कहाँ हो आप? कहाँ से बोल रही हो आप? मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दे रही।
लेकिन तभी घर के बाहर से अजीत की बिजनेस पार्टनर मोनिका की आवाज आई। मिस्टर अजीत, ओ मिस्टर अजीत, बाहर आइए। इतना सुनकर अजीत बाहर चला जाता है, लेकिन मधु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो शीशे के सामने जाती है और अपने आप को देखती है। वो अपने आप को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो शीशे में खुद को ही नहीं देख पा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इस शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर मधु को ये सब समझते हुए देर नहीं लगी कि उसने जो गोल्डन लहंगा पहना है वो एक जादुई लहंगा है। मधु ने तुरंत ही वो लहंगा उतार कर रख दिया। कुछ देर बाद ही अजीत घर पर आ गया और मधु से बोला, अरे मधु, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अच्छा, उस वक्त मैं बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम और प्रतिभा खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर अजीत वहाँ से चला जाता है और फिर मधु ने उस जादुई लहंगे की बात प्रतिभा को बताई। ये सब सुनकर वो बोली, क्या सच में माँ, वो एक जादुई गायब होने वाला लहंगा है? हाँ सच में। क्या मैं ये बात तुम्हारे पिताजी को बताऊं? नहीं नहीं, आप उन्हें मत बताना। माँ का लहंगा जादुई बन गया है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। आप अभी किसी को ये बात मत बताना। अगले दिन अजीत बहुत ही टेंशन में था। क्या हुआ जी, आप इतने टेंशन में क्यों हो? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। तभी उसके घर का दरवाजा बजा। मधु दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी अजीत बोला, तुम चाय बनाने जाओ मधु, मैं दरवाजा खोल दूंगा। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि अजीत की बिजनेस पार्टनर मोनिका ही आई थी। सुनो मधु, मुझे अभी मोनिका जी से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है, और ध्यान रखना कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। जाओ और दरवाजा लॉक करते हुए जाना। अजीत के इतना कहने पर मधु प्रतिभा के कमरे में आ गई और उसने प्रतिभा को मोनिका के बारे में सारी बात बताई। ये सुनकर प्रतिभा घबरा गई और बोली, माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी वो घर में आई थी और पापा ने उस वक्त भी मुझे यही कहा था कि मेरे कमरे में अभी मत आना। अच्छा, तो ये बात है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि बात क्या है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। आप उस जादुई लहंगे को पहनकर वहाँ जाओ और सच्चाई का पता लगाओ कि अंदर चल क्या रहा है। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी चेक करके आती हूँ। मधु जल्दी से उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और कहती है, बेटी, मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, आप तो सच में अदृश्य हो गए। इतना सुनकर मधु उस कमरे में गई जहाँ पर अजीत और मोनिका बैठे हुए थे। मधु भी वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। बेबी, मैं जल्दी सब चीज सही करके तुमसे शादी कर लूंगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। बस अजीत, अब और कितने दिन लगेंगे यार? अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मोनिका, तुम्हें तो पता ही है ना, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने अपनी पहली पत्नी को भी मार डाला ताकि सारी जायदाद मेरे नाम हो सके, लेकिन उस कमबख्त ने तो सारी प्रॉपर्टी प्रतिभा के नाम कर दी है। और अब मैं प्रतिभा को मारने का प्लान बना रहा हूँ। प्रतिभा को मारकर उसका इल्जाम मैं उसकी सौतीली माँ पर लगा दूंगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभा भी जानती है कि सौतीली माँ कैसी होती है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। वाह, क्या प्लान है। मान गई मैं तुम्हें, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। ये सब सुनकर मधु के तो होश ही उड़ गए। उसे अजीत की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ गई और प्रतिभा को सारी बात बता दी। मुझे पहले से ही पता था, मेरे पिताजी पहली वाली माँ को अक्सर बिना बात के पीटते रहते थे। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बेटी, गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। हम उन दोनों से ऐसे नहीं जीत सकते। मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उनसे कहो कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। मधु की बात सुनकर प्रतिभा उसके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है।
और फिर पुलिस मधु और प्रतिभा के साथ उनके घर आ गई। मोनिका और अजीत, तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया है? तुमने अपनी पहली पत्नी का खून किया है। क्या? जी हाँ, आपकी बेटी ने खुद अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी निशा को मार रहा था तो उस वक्त तो प्रतिभा वहाँ थी ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। अजीत, मोनिका, चलो मेरे साथ जेल में। अब पूरी जिंदगी वहाँ पर चक्की पीसना। इसके बाद उन दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई। इसके बाद मधु और प्रतिभा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। जादुई लहंगे का घर। कोयल अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब कोयल 11 साल की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा की एक बेटी थी जिसका नाम रूही था। कोयल के चाचा चाची ने उसे एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाया था और अपनी बेटी रूही को एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाया था। एक दिन कोयल की चाची रमा अपने पति मुकेश से कहती है, सुनो जी, अब हम कोयल को इतना नहीं पढ़ा सकते। 12वीं तक पढ़ा दिया है, इतना ही बहुत है। उस पर इतने पैसे खर्च करना हमारे बस की बात नहीं है। कोयल को सिलाई सिखा देते हैं। वैसे भी सिलाई का काम आजकल बहुत महंगा हो गया है। सिलाई करने आएगा उसे तो वो बहुत पैसे कमा सकती है। हमारे घर खर्च में थोड़ा हाथ बटा देगी। वैसे भी इतने सालों से हम उसे फ्री में खिला रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। अगर 4 पैसे कमाएगी तो हमारे घर के काम ही आएंगे ना। लेकिन हम अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। तभी वहाँ कोयल आती है और कहती है, चाचा जी, मैंने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली है। अब आप मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। ओहो, बड़ी है कॉलेज वाली। मैंने तेरा सिलाई सेंटर में नाम लिखवा दिया है। चुपचाप कल से सिलाई सीखने चली जाना। ठीक है चाची जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अगले दिन से कोयल सिलाई सेंटर जाने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और कोयल अपनी चाची के पास जाती है। चाची जी, अब तो मेरा सिलाई का कोर्स भी पूरा हो गया है। अब आप मुझे एक सिलाई मशीन दिला दीजिए। शाम होते ही उसकी चाची उसके लिए सिलाई मशीन लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका चाचा रूही का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। लेकिन रूही पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं थी और सारा दिन कॉलेज के आवारा लड़के और लड़कियों के साथ घूमती रहती थी। कोयल घर का काम करके अपनी दुकान पर चली जाती थी और कपड़े सिलने लग जाती है। कोयल के चाची और रूही किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते थे। एक दिन रमा कहती है, देख, तू जितना भी पैसा कमाती है सब लाकर मुझे देगी। अगर तूने अपने पास कुछ भी पैसा रखा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ठीक है चाची जी, मेरे पास जितना पैसा होगा मैं सब आपको दे दूंगी। दिन भर में कोयल को जो भी कमाई होती थी वो शाम को अपनी चाची को दे देती थी। कोयल बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसके पास कोई भी गरीब कपड़े सिलवाने आता तो वो बहुत कम पैसे में सिल देती थी। एक दिन एक गरीब लड़की उसके पास कपड़े सिलवाने आती है और कहती है, बहन, क्या तुम मेरी कपड़े सिल दोगे? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ। कोयल उस लड़की से पैसे नहीं लेती है और पूरा दिन उसके कपड़े सिलने में लगा देती है। शाम को जब वो घर जाती है तो उससे रमा पैसे मांगती है। चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने 1 भी रुपया नहीं कमाया है। करम जली, मनहूस, आज के पैसे कहाँ उड़ा कर आई है? मुझे सच सच बता। कोयल उसे सारी बात सच सच बता देती है। रमा खींचकर कोयल को एक थप्पड़ मारती है। हमने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो तो फ्री में किसी के लिए भी कपड़े सिल देती है। अगर आज के बाद तूने किसी का एक रुमाल भी फ्री में सिला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? चल निकल, अब किचन में बहुत सारे काम हैं, जाकर कर। कोयल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। अगले दिन एक काली बदसूरत जादूगरनी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनो, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल दोगी? हाँ ठीक है, मैं आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दूंगी। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ मत देना, मैं आपका लहंगा ऐसे ही सुंदर सा सिल दूंगी। अगले दिन वो जादूगरनी फिर से उसके पास आती है और अपना सुंदर सा लहंगा देखकर खुश हो जाती है। जादूगरनी उस लहंगे को पहनकर देखती है, वाओ,
ये कितना सुंदर लहंगा है। तुमने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा बनाया है। हर कोई मुझे देखकर भाग जाता है, लेकिन आज तुमने मेरी शादी का सबसे कीमती गिफ्ट दिया है मुझे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। कोयल सोने के सिक्के अपने साथ लेकर शाम को घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गरीब औरत मिलती है। उस औरत को देखकर कोयल उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे रास्ते पर क्यों बैठी हैं? अरे मुझे अस्पताल लेकर चलो बेटा। कोयल उस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कोयल से कहता है, देखिए, इन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए हमें इनका इलाज फौरन करना होगा। आप जल्दी से 2.5 लाख रुपए यहाँ जमा कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और कोयल अपने सोने के सिक्के हॉस्पिटल के काउंटर पर जाकर दे देती है। डॉक्टर उस गरीब औरत का ऑपरेशन करने लगते हैं और कुछ देर बाद ऑपरेशन हो जाता है। उस औरत को होश भी आ जाता है। कोयल अपने मन में सोचती है, एक काम करती हूँ, रात भर यहीं रुक जाती हूँ, सुबह चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह जब कोयल घर जाती है तो रमा उससे कहती है, अरे मनहूस, रात भर अपना मुंह कहाँ काला करवा रही थी? कहाँ थी पूरी रात? कोयल अपनी चाची को सारी बात बता देती है। उसकी चाची उसे मारने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मनहूस सोने के सिक्के उस औरत के इलाज में जाकर दे आई। तुझे अपना घर छोड़कर बाकी सब दिखते हैं। ये तेरा अपना घर नहीं है, इसलिए यही सब सोचकर तो सारे पैसे उड़ा देती है। नहीं चाची जी, ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना घर है और आप सब मेरे अपने परिवार हैं। उस औरत को इलाज की जरूरत थी, नहीं तो वो मर जाती। यहाँ हम भी तो मरे जा रहे हैं। तुझे पता भी है हमारे ऊपर कितना कर्जा है। बचपन से तुझे पढ़ाया लिखाया और तुझे काम सिखाया है, लेकिन अब तुझे अपने पैसों पर इतना घमंड हो गया है। चल निकल घर से, अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। रमा कोयल को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। कोयल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वही गरीब औरत वहाँ आती है और एक सुंदर परी में बदल जाती है। ये सब देखकर कोयल हैरान रह जाती है। मैं एक परी हूँ, मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो। वाकई में कोयल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ तुम्हारी चाची ने क्या क्या किया है। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ा सा जादुई लहंगे का घर प्रकट कर देती है। परी उससे कहती है, अब से तुम इस जादुई लहंगे के घर में रहना। ये जादुई लहंगे का घर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परी की ये बात सुनकर कोयल बहुत खुश हो जाती है। कोयल जादुई लहंगे के घर में जाती है। कोयल देखती है कि वहाँ बहुत सारे सोने और पैसे हैं। उसके बाद कोयल उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दासी परी की शादी। बादलों के उस पार परियों की दुनिया में रानी परी कश्मीरा का राज हुआ करता था। रानी परी कश्मीरा की एक बेटी थी जिसका नाम था शेफाली। शेफाली स्वभाव से बहुत घमंडी थी। वो रानी परी की बेटी थी, इस बात का उसे बहुत घमंड था। ऐसे ही एक दिन, माँ, अभी तक दासी माधुरी नहीं आई। मुझे फेशियल करवाने ब्यूटी पार्लर जाना था। आ जाएगी, मैंने उसे किसी काम से बाहर भेजा है, बस आते ही होगी। शेफाली दासी माधुरी परी को हमेशा अपने साथ रखती थी। सारा दिन भर हुक्म चलाकर उससे काम करवाती थी। माधुरी, तुमने आने में इतनी देर लगा दी। माफ करना राजकुमारी, आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, तुम ये मेरा गाउन रख लो, थोड़ा पुराना हो गया है, तुम पहन लेना। ये कहते हुए राजकुमारी शेफाली अपना गाउन दासी माधुरी परी को दे देती है। राजकुमारी शेफाली अक्सर अपने पुराने कपड़े माधुरी परी को पहनने के लिए दे देती थी। माधुरी परी उन कपड़ों को खुशी खुशी पहन लेती थी। माधुरी एक गरीब परी थी और स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। एक बार राजकुमारी शेफाली माधुरी परी के साथ बाग में घूम रही थी। पता नहीं ये गरीब परियां अपना जीवन कैसे जीती होंगी। मुझे तो मखमल और रेशम के बिस्तर पर ही नींद आती है। अरे मैं तो भूल गई, तुम भी तो एक गरीब परी हो। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं एक अमीर परी हूँ और इस परी लोक की राजकुमारी भी। तभी वहाँ एक बूढ़ी परी आई और बोली,
सब कुछ माया है, घमंड टूटते हुए देर नहीं लगती और किस्मत बदलने में भी देर नहीं लगती। कौन है ये पागल परी जो हमारे सामने इस तरह बोलने की हिम्मत कर रही है? माधुरी, इस पागल परी को हमसे दूर ले जाओ वरना हम कुछ कर बैठेंगे। माधुरी उस बूढ़ी परी को समझाते हुए वहाँ से ले गई। एक युवक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। तभी वो राजकुमारी शेफाली के पास आया और फूलों का गुलदस्ता देते हुए बोला, एक सुंदर सी राजकुमारी के लिए राजकुमार अर्जुन की तरफ से खूबसूरत सा तोहफा। आपका तोहफा हमें पसंद आया राजकुमार, लेकिन मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। राजकुमारी, मैं चंद्रलोक का राजकुमार अर्जुन हूँ। मैंने सुना था कि परीलोक की राजकुमारी बेहद खूबसूरत होती है और आज देख भी लिया। शुक्रिया राजकुमार अर्जुन। शेफाली को राजकुमार अर्जुन का बात करने का अंदाज बेहद भा गया और वह राजकुमार से कल दोबारा मिलने का वादा करके अपने महल वापस आ गई। महल में रानी परी शेफाली का इंतजार कर रही थी। शेफाली बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पाताल लोक के राजा मंगल सिंह के बेटे प्रताप सिंह का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। राजकुमार प्रताप तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें कल सुबह नील सरोवर के पास मिलने बुलाया है। कल तुम उससे मिलने चली जाना। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। शेफाली, शादी करने के लिए तुम पर कोई जोर नहीं डालेगा, पर एक बार मिलने में क्या हर्ज है? अच्छा ठीक है माँ, मैं एक बार राजकुमार प्रताप से मिल लूंगी। इतना कहकर राजकुमारी शेफाली दासी माधुरी के साथ अपने कक्ष में चली गई। कल सुबह तो मुझे राजकुमार अर्जुन से भी मिलने जाना है और कल ही माँ ने मुझे राजकुमार प्रताप से भी मिलने के लिए कहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर शेफाली परी कुछ सोचने लगी। हाँ, पर एक तरकीब है मेरे पास। ये कहते हुए शेफाली अपनी दासी माधुरी परी के कानों में कुछ कहती है। ये क्या कह रही हो राजकुमारी कि मैं आपका रूप लेकर राजकुमार प्रताप से मिलने जाऊं? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने जैसा कहा है वैसा करो। राजकुमारी हूँ मैं। राजकुमारी मैं हूँ या तुम? मेरी आज्ञा तुम्हें माननी ही पड़ेगी। माधुरी को राजकुमारी शेफाली की आज्ञा माननी पड़ी। फिर अगली सुबह राजकुमारी शेफाली का रूप लेकर माधुरी मन ही मन घबराते हुए राजकुमार प्रताप से मिलने नील सरोवर के पास पहुँची। राजकुमारी शेफाली, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? राजकुमार, जो भी आप जैसे साहसी राजकुमार से शादी करेगी वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी, पर मैं कुछ वक्त चाहती हूँ इस शादी को हाँ करने के लिए। कोई बात नहीं राजकुमारी शेफाली, आप जितना समय लेना चाहती है ले सकती है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा। राजकुमार प्रताप से मिलकर माधुरी वापस महल आ गई। अब जब भी राजकुमार प्रताप राजकुमारी शेफाली से मिलने आया करते, तब माधुरी राजकुमारी शेफाली का रूप लेकर उनसे मिलने जाया करती। उधर राजकुमारी शेफाली कुछ मुलाकातों में राजकुमार अर्जुन से प्यार करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजकुमार प्रताप को भी राजकुमारी बनी माधुरी अच्छी लगने लगी। एक दिन राजकुमार अर्जुन राजकुमारी शेफाली से मिलने नहीं आए तो राजकुमारी शेफाली ने सोचा, आज राजकुमार अर्जुन मुझसे मिलने नहीं आए, क्यों ना मैं खुद आज चंद्रलोक उनसे मिलने चली जाऊं। राजकुमारी शेफाली राजकुमार अर्जुन से मिलने चंद्रलोक पहुंची और महल पहुंचकर उसे महल के समीप बगीचे में एक युवक दिखाई दिया। राजकुमारी शेफाली उस युवक के पास गई और बोली, जी सुनिए, मुझे राजकुमार अर्जुन से मिलना है। आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? जी, मैं ही राजकुमार अर्जुन हूँ। जी बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप राजकुमार अर्जुन हैं? तो वो कौन? अच्छा, मुझे घुड़सवारी करने जाना है, मुझे देर हो रही है। अरे करण, कहाँ रह गए तुम? जल्दी मेरा घोड़ा लेकर आओ। तभी घोड़ा लेकर वहाँ एक युवक आया। उस युवक को देखकर राजकुमारी शेफाली हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं वही युवक था जो राजकुमार अर्जुन बनकर राजकुमारी शेफाली से मिलने परीलोक आया करता था। तुम करण हो? इतना बड़ा धोखा! ये कहते हुए शेफाली रोते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी करण भी भागते हुए राजकुमारी शेफाली के पीछे गया और राजकुमारी से कहा, रुको राजकुमारी शेफाली, मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने झूठ बोला। यदि मैं तुमसे कहता कि मैं राजकुमार अर्जुन के महल का एक सेवक हूँ तो तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक सेवक के साथ प्यार करूंगी? नामुमकिन। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ यहाँ से।
वरना अपनी माँ से कहकर तुम्हें सदा के लिए कारावास में डाल दूंगी। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम से प्यार है। इसका मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। देखना, एक दिन तुम भी सच्चे प्यार के लिए तरसोगी। राजकुमारी शेफाली बिना कुछ कहे वापस परीलोक लौट आई। तब अपने कक्ष में ढेर सारे कीमती उपहार देखकर राजकुमारी शेफाली चौंक गई। माधुरी, ये सब क्या है? राजकुमारी, ये सब उपहार राजकुमार प्रताप ने दिए हैं और वो जल्द ही विवाह की बात करने के लिए महल आएंगे। अब मैं क्या करूं? माधुरी की बात सुनकर राजकुमारी शेफाली मन ही मन सोचने लगी। ये सभी उपहार मेरे हैं, इन सब पर सिर्फ मेरा हक है। उस गरीब भिखारी करण पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ये सोचकर राजकुमारी शेफाली माधुरी से बोली, माधुरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं खुद ही राजकुमार प्रताप से मिलने जाऊंगी। ये सारे उपहार अलमारी में रख दो और जाकर मेरे सारे कपड़े इस्त्री करो। अगले दिन राजकुमारी शेफाली खुद राजकुमार प्रताप से मिलने जाती है। राजकुमारी शेफाली, आज आप मुझे कुछ बदली बदली नजर आ रही है। मतलब कि और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो मैं पहले से ही बहुत हूँ। पूरे परीलोक में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। तभी वहाँ एक पक्षी उड़ता हुआ आया और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। तभी राजकुमारी शेफाली ने अपनी छड़ी से उस पक्षी को मार गिराया। राजकुमारी शेफाली, ये आपने क्या किया? आपने अपने जादू से इस निर्दोष पक्षी की जान ले ली। कैसे नहीं मारती? ये हम दोनों के बीच विघ्न डालने आया था। इसकी सजा तो इसे मिलनी ही थी। राजकुमारी शेफाली का ये बर्ताव इतना बदला बदला क्यों है? कल तक तो ये बहुत ही दयालु थी, क्योंकि कल जब एक पक्षी को चोट लग गई थी तो राजकुमारी ने उसके चोट पर खुद अपने हाथों से मरहम लगाया था, और आज अपने हाथों से एक निर्दोष पक्षी की जान ले ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। फिर रात के समय राजकुमार प्रताप वेश बदलकर चुपके से परीलोक में राजकुमारी शेफाली के कक्ष में पहुँचे। तब राजकुमारी शेफाली माधुरी से बातें कर रहे थे। माधुरी, मैं सोच रही हूँ कि कल मैं राजकुमार प्रताप से शादी करने के लिए हाँ कर दूँ। अच्छा हुआ मैं उस धोखेबाज करण के जाल में नहीं फंसी। अगर हम कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने रूप में राजकुमार शेफाली बनाकर ना भेजते तो आज राजकुमार प्रताप मुझसे दूर हो चुके होते। माधुरी, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी सबसे प्रिय दासी हो। कक्ष में एक पर्दे के पीछे छिपकर राजकुमार प्रताप उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसका मतलब माधुरी राजकुमारी शेफाली के रूप में मुझसे मिलती रही। राजकुमारी शेफाली ने अपने मतलब के लिए बेचारी माधुरी का इस्तेमाल किया। पर हम माधुरी से ही शादी करेंगे, क्योंकि मैं हृदय से केवल उसी से प्यार करता हूँ। अगले दिन राजकुमार प्रताप सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं, जिसे सुनकर राजकुमार के माता पिता क्रोधित हो गए। तब राजकुमार उन्हें समझाते हुए बोले, माँ, पिताजी, मैं माधुरी से प्रेम करता हूँ और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ अगर माधुरी एक दासी परी है, लेकिन वो दिल से बहुत ही अमीर है। उसके बाद राजकुमार प्रताप अपने माता पिता के साथ परीलोक पहुँचा और वहाँ पहुँचकर सारी बात रानी परी को बताया। राजकुमार प्रताप, हम अपनी बेटी शेफाली की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। माधुरी भी हमारी बेटी की तरह है। हम स्वयं आपकी शादी माधुरी के साथ करवाएंगे। पर माँ, राजकुमार प्रताप को तो आपने हमारे लिए पसंद किया था, फिर आप एक दासी परी की शादी एक राजकुमार के साथ कैसे करवा सकती हो? शेफाली, मैंने राजकुमार प्रताप को तुम्हारे लिए ही पसंद किया था, पर भूल तुमसे हुई है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए माधुरी का इस्तेमाल किया। अब तुम इसमें कुछ नहीं कह सकती, ये हमारी आज्ञा है। और फिर सबकी रजामंदी से धूमधाम से माधुरी परी का विवाह राजकुमार प्रताप से हो जाता है। माधुरी परी खुशी खुशी राजकुमार प्रताप के साथ अपना विवाहित जीवन बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।